नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आपका फिज़िक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अपने 4th लेक्चर पे पहुंच गए हैं। साउंड को आज फिर से डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक टर्म्स डिस्कस कर ली थी, जैसे एम्पलीट्यूड, जैसे पिच, जैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वगैरह वगैरह। बट लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड में हम लोगों ने क्वालिटी टर्म को डिस्कस करना था, बट समय ने हमें आज्ञा नहीं दी थी। सो लेट अस स्टार्ट विद वन न्यू टर्म नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड, विच इज आल्सो नोन एज टिम्बर ऑफ साउंड। दो नाम होते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड एंड टिम्बर ऑफ साउंड। ठीक है, टिम्बर अकेला वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर ऑफ साउंड वो साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम दो अलग अलग आवाज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में या आपके घर में दो मेंबर्स हैं, ठीक है, दोनों सेम बात बोल रहे हैं, ठीक है, आप फिर भी सिर्फ आवाज़ सुन के ये पता कर लोगे, ये समझ जाओगे कि किसने आपको आवाज़ लगाई है। ठीक है, बेशक सेम आवाज़ है बट यू कैन रिकॉग्नाइज। जैसे टेलीफोन पे होता है, ठीक है, टेलीफोन पे भी आप सिर्फ आवाज़ सुन के ही पहचान लेते हो। ठीक है, तो साउंड की वो क्वालिटी, ठीक है, वो खासियत, वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग आवाज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, दैट इज़ नोन एज क्वालिटी और दैट इज़ आल्सो नोन एज टिम्बर। अब इसमें ये हो सकता है कि दोनों की पिच सेम हो, दोनों की लाउडनेस सेम हो। पिच का मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों की लाउडनेस, यानी कि लाउडनेस हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है, लाउडनेस सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फिर भी ये दो आवाज़ें हमें अलग अलग महसूस होती हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटी, या दूसरा नाम क्या है? टिम्बर। ठीक है बच्चों, एक्चुअली जो भी कोई साउंड हमारे पास आती है ना, ये कई फ्रीक्वेंसीज की सुपरपोजिशन होती है, ओवरलैपिंग होती है, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और हर पर्सन जब अपनी आवाज़ पैदा करता है तो उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ओवरलैपिंग होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक ट्यूनिंग फोर्क की, ठीक है, जो ट्यूनिंग फोर्क है ना, ये प्योर टोन पैदा करता है। टोन पैदा करने का मतलब है ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी वाली साउंड पैदा करता है। जैसे एक मेरे पास ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, तो ये सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है, इसी को हम लोग टोन कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी की। जो हम लोग आवाज़ पैदा करते हैं या जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो आवाज़ पैदा करते हैं उनमें सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उनमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अगर मैं प्योर टोन की बात करूँगा तो उसमें जो वेव आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। इस तरफ मेरे पास मान लीजिए पोजीशन है, इधर मेरे पास प्रेशर की वेरिएशन है, लाइक दिस। इस तरह की आएगी सिंगल फ्रीक्वेंसी। इसको यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि इट डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म। प्योर टोन यानी कि ट्यूनिंग फोर्क से इस तरह की वेव आएगी। ऑन द अदर हैंड जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वेव आएगी। इट विल बी मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। के इंस्ट्रूमेंट्स में भी कैसी फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं? एक सिंगल फ्रीक्वेंसी F0 निकलने की जगह इसके मल्टीपल्स 2F0, 3F0, 4F0, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि क्वालिटी या टिम्बर साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम लोग एक साउंड को दूसरी साउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बेशक दोनों साउंड्स की फ्रीक्वेंसी या लाउडनेस की वैल्यू सेम हो। इसी वजह से हम अपने घर में दो मेंबर्स की आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसी की वजह से हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ को
पहचान पाते हैं भैया ये बांसुरी से आने वाली आवाज़ है और ये आवाज़ मान लीजिए हारमोनियम से आने वाली आवाज़ है, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था, वेव फॉर्म, ठीक है। वेव फॉर्म से मुझे याद आया, थोड़ा सा मुझे आपके साथ डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी के साथ वेव फॉर्म कैसे चेंज होती है। देखो बच्चों, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनेगी। दिस इज वेव फॉर्म ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लूँ तो ये वेव फॉर्म कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है ना। उतने ही टाइम में ज़्यादा वेव्स कंप्लीट होंगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ν2 इज ग्रेटर देन ν1। दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बाय जस्ट लुकिंग एट वेव्स कि किस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है और किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्लियर बच्चों? तो अभी मैं स्लाइड चेंज करूँगा और डिस्कशन को कंटिन्यू करूँगा। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रॉपर्टी साउंड की क्वालिटी या जिसका दूसरा नाम टिम्बर है, हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउंड विच इज़ मोर प्लेजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा आनंद दे। जस्ट इमेजिन करो, एक तबले से म्यूज़िक आ रहा है और दूसरा भगवान कृष्ण फ्लूट प्ले कर रहे हैं। किस में आनंद ज़्यादा आएगा? फ्लूट में आनंद ज़्यादा आएगा, ठीक है। और इसका मतलब फ्लूट से जो साउंड आ रही है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। देन व्हाट डज इट मीन? फ्लूट में क्या हो रहा है? फ्लूट में ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं। जितनी फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होंगी उतना हमें आनंद मिलता है, ठीक है। मोर आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, मोर प्लेजेंट वी फील, राइट बच्चों। तो साउंड में हम बात करें क्वालिटी की, जितनी फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसीज की सुपर पोजिशन ज़्यादा, उतना आनंद, उतना प्लीजिंग जो लगेगा आपको ज़्यादा लगेगा। क्लियर बच्चों? अब मैंने अभी अभी बताया कि इस साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। मैंने अभी बताया था कि जो हमारा ट्यूनिंग फोक है उससे जो आवाज़ निकलती है उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? टोन। इसके बाद जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? नोट। आप लोगों ने सुना होगा, या अगर आप में से कोई स्टूडेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है या म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करता है कहीं पे भी, ठीक है, शौकीन बंदा है, तो उसने म्यूज़िक के नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। या आपने कई बार देखा होगा कि जो म्यूजिशियंस है कुछ नोट्स अपने सामने रखते हैं, वो नोट्स अलग हैं, पर यहाँ पे नोट का मीनिंग क्या है? When there are mixture of several frequencies, जिसको हम ये कह सकते हैं नोट और फ्रीक्वेंसी में, नोट और टोन में क्या फ़र्क है? टोन में सिंगल फ्रीक्वेंसी है, नोट में क्या है? मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और जब मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा तो उतना हमें सुनना प्लीजिंग लगेगा, राइट। यही वजह है कि आपको मेरी आवाज़ सुनने में अभी इतना आनंद नहीं आ रहा होगा। अगर यही सारी बातें लता, ठीक है, लता जी आपको गा के सुना रही होती तो आपको आनंद ज़्यादा आ रहा होता, आप पढ़ते पढ़ते झूम रहे होते। सही है? क्या मैं स्लाइड चेंज कर दूं? चलिए बच्चों, अब यहाँ पे एक छोटा से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमिन्स लाउडनेस एंड विच पिच? लाउडनेस कहाँ से पता चलती है? एम्पलीट्यूड से। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जितनी एनर्जी, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। लास्ट लेक्चर में हमने लाउडनेस के लिए सिंबल यूज़ किया था L। हायर इज़ द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, मोर विल बी लाउडनेस। वैसे लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है हमारे सेंसेशन ऑफ हियरिंग के ऊपर भी, ठीक है। हमने ये भी कहा था लाउडनेस इज सब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या थी, याद है आपको? इंटेंसिटी को हमने क्या लिखा था? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर सेकेंड यानी कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। हम लोगों ने लाउडनेस के लिए क्या लिखा था? 10 इंटू लॉग, क्या था ऊपर? I/I0 विद बेस 10, ठीक है। लॉग अभी क्या होता है आपको नहीं पता, टेंशन नहीं लेनी। I0 क्या थी? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी I0 की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, अब आपको गेस करना है कि किसकी पिच ज़्यादा होगी, गिटार की या कार हॉर्न की। पिच, पिच का मतलब है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी, एनर्जी नहीं, फ्रीक्वेंसी, तीखापन। जिस साउंड में तीखापन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो मुझे तो साफ साफ लग रहा है भैया कि गिटार से जो आवाज़ आएगी वो तीखी होगी, जो कार का हॉर्न मतलब पाऊँ पाऊँ वो थोड़ी मोटी होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, आवाज़ थोड़ी भारीपन में होती है। तो आई गेस कि गिटार जो है उसकी पिच ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू कार हॉर्न। बट फिर भी आप लोग चाहो तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस कि गिटार शुड हैव हायर पिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2K हर्ट्ज। K का मतलब यहाँ पे क्या है, किलो, 10⁻³ फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या था, न्यू। न्यू इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज किसके यूनिट्स हैं, फ्रीक्वेंसी के। तो ये हमारे पास 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक साउंड वेव है जिसकी वेवलेंथ बच्चों 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर का मीनिंग बच्चों हो गया 0.35 मीटर। मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया, यानी कि आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों गिवन है। क्या आप इसे यूज करते हुए स्पीड ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा वाला फॉर्मूला पढ़ा था? क्या आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे? देखते हैं कि आपका आंसर क्या बनता है। ठीक है, न्यू इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो मेरे पास तो भाई साहब ये 700 मीटर पर सेकंड आ गई। आर यू गेटिंग सेम रिजल्ट? अरे भाई ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो डिस्कशन की थी कि रूम टेम्परेचर पे जो साउंड की स्पीड है, रूम टेम्परेचर का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये 343 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। बट यहाँ पर तो बेटा कितनी आ रही है, उससे मोर देन डबल। तो पता नहीं कौन से मीडियम में इसको चलाया जा रहा है, भगवान जानता है। बट मुझे लगता है कि ये एयर में तो संभव नहीं है, या एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये है कि इस वेव को 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मीन्स 1500 मीटर। तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है बच्चों। तो साउंड ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बच्चों आपके पास कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू 15/7 सेकेंड 2 कितनी हो जाएगी, 2.1 के आसपास, 2.14 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो इतनी सेकेंड बाद, इतनी देर बाद जो साउंड है वो 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। क्या ये सबको क्लियर है? आगे चलेंगे। लीजिए, छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको बेशक लिखिए मत, बस जस्ट आंसर करने की कोशिश करिए। What are wavelength, frequency, time period and amplitude of a sound wave? वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ को आपने कैसे डिफाइन किया था? आपने इसको 3 तरीकों से डिफाइन किया था। देखो, एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, या एक कंप्लीट कंप्रेशन एंड एक कंप्लीट रेयरफेक्शन, हम कहते थे एक वेवलेंथ हो गई। या दूसरा तरीका आपने कैसे डिफाइन किया था? आपने कहा था दो साथ लगती क्रेस्ट, ये वाले यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, वेवलेंथ। यही था बच्चों, 1, 2 और ये 3 डेफिनेशंस तो वेवलेंथ की यहीं से बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में ना
क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाने आसान होते हैं, इसलिए मैं कंप्रेशन या रिएफेक्शन की जगह इनको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका बेसिक चैप्टर साउंड है तो आप लिख सकते हो कंप्रेशन एंड रिएफेक्शन। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या था, बोलो भाई। एम्पलीट्यूड का मतलब था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ना ये डिस्प्लेसमेंट शब्द है वो थोड़ा सा परेशान करता है। वो कैसे बच्चों? जो हमने चैप्टर मोशन पढ़ा है उसमें डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात होती थी, बट जब हम वेव्स की बात करते हैं तो जरूरी नहीं ये मोशन वाला डिस्प्लेसमेंट हो। हमने प्रेशर डिस्प्लेसमेंट की भी बात की थी, हमने डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट की भी बात की थी। यहाँ हमने कहा था प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डेंसिटी एम्पलीट्यूड। लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जैक्टली यही एग्जांपल ली थी, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसमें प्लस माइनस क्या कर दिया था, 300 पास्कल। तो हमने कहा था ये जो 300 पास्कल कम या ज़्यादा हो रहा है ये प्रेशर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो पार्टिकल्स का भी डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो बच्चों, हमने पिछले से पिछले लेक्चर में ना वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में किस तरह से क्रेस्ट एंड कंप्रेशन एंड रिएफेक्शन बनती हैं उसको समझने के लिए एक लाइन पे कुछ एक पार्टिकल्स ड्रॉ किए थे, फिर उनके मोशन को डिस्कस किया था कि दिस पार्टिकल्स गो थ्रू टू एंड फ्रो मोशन। याद है बच्चों? तो मान लो मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल नंबर 1 की। ये पार्टिकल नंबर 1 इधर जाता है, फिर ये वापिस आता है, इधर जाता है, फिर ये वापिस आता है, ऐसा ही था ना। अब ये पार्टिकल कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा रहा है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, यही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं इसको भी क्या कह सकता हूँ, दिस इज आल्सो एम्पलीट्यूड। ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हो गया, पार्टिकल के मोशन का एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड टर्म अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से डिस्कस की जा सकती है। ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड हो सकता है एंड डेंसिटी एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, हाउ मेनी बोल दिया मैंने, हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव आर रिलेटेड टू इट्स स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, यही था, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 Hz and speed is 440 meter per second in a given medium। तो स्पीड हमें 440 गिवन है, फ्रीक्वेंसी 220 गिवन है और आपको बच्चों वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? वेवलेंथ इज इक्वल टू v बाय न्यू। v कितनी है? 440, न्यू कितना है? 220, दिस कम्स आउट 2 मीटर। मेरे ख्याल से सिंपल सा क्वेश्चन था, सबका आंसर आ गया होगा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन। टोन क्या होता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी, और सिंगल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज, सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। What is the time interval between successive compressions from the sound? कितनी देर बाद उसे क्या सुनाई देगा, क्या मिलेगा? कंप्रेशन। पहला कंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन। दो कंप्रेशंस के बीच के गैप को क्या कहते थे? टाइम पीरियड। दो कंप्रेशंस के बीच के टाइम को क्या बोलते थे? टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो बेसिकली एज पर क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है? t इज इक्वल टू 1 बाई न्यू, है ना।
ये न्यू इज इक्वल टू 1/t लिखा था, लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया था। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी है 500। क्या आप लोग इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो? कैन यू एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक नोटेशन? फॉर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या आप लोग इस t को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो? 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया तो मेरे ख्याल से आपके पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। चेक करो बच्चों, क्या आपकी और मेरी ये वैल्यूज़ मैच कर रही हैं? ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिवाइड करने का मतलब होगा 10⁻³ के साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया। क्या ये सबको क्लियर है? ओके, 10⁻³ का एक खास सिंबल होता है, क्या बोलते हैं इसको, 10⁻³ को मिली। ठीक है, तो ये 2 मिली सेकेंड बन गया, दिस इज 2 मिली सेकेंड। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं लगता था कि आपको मिली सेकेंड मिली याद होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, हमने डेसी पढ़ा था, डेसी कितना था 10⁻⁻1, सेंटी कितना था 10⁻⁻2, मिली कितना था 10⁻⁻3, माइक्रो -6, माइक्रो का सिंबल क्या था म्यू। ठीक है, यू की लाइन से खींच देनी है म्यू। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे लिख के 4 लिख के समझो, 4 को ऐसे मोड़ दो, कान इसका 4 का कान मोड़ दो तो म्यू बन गया, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो ये होता है 10⁻⁻6, तो 1 मिली 10⁻⁻3, तो टाइम जो रिक्वायर्ड टाइम था वो 2 मिली सेकेंड आ गया। नोट करो बच्चों, हमें ये जो इंफॉर्मेशन दी थी 400 मीटर, ये फालतू थी, ये हमारे न्यूमेरिकल में कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो रही। राइट, चलें आगे। लीजिए, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, मेरे ख्याल से ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने लाउडनेस और इंटेंसिटी को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। चलिए, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, मीडियम का प्लूरल शायद मीडिया होता है, तो डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होती है। ये बात हम पिछले 3 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने ये बार बार कहा है कि एयर में स्पीड सबसे कम, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, स्टील में तो सबसे ज़्यादा हो जाती है, बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, एक ना बड़ी प्यारी एग्जांपल होती है इसकी, कि मान लो कि आप रेलवे ट्रैक के पास खड़े हो, आपको ट्रेन दिखाई नहीं दे रही, ट्रैक के ऊपर कान लगाओ। ठीक है, तो अगर ट्रेन आ रही है तो ट्रेन दिखाई देने से पहले भी उसकी आपको आवाज़ उस ट्रैक से सुनाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ट्रैक किसका बना हुआ है, स्टील का, तो आपको डायरेक्ट हवा से भी आवाज़ सुनाई नहीं दी है, बट आवाज़ आपको कहाँ से सुन गई है, स्टील से, रेलवे का ट्रैक है उससे सुन गई है, बिकॉज स्टील में साउंड तेज़ी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू एयर। तो डिफरेंट मीडियम्स में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हवा में मॉइस्चर का कंटेंट चेंज हो जाए, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आज की डेट में ह्यूमिडिटी जो है 20% है, ठीक है, अगर बारिश वाला दिन है तो ह्यूमिडिटी 90% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो उस समय साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। मॉइस्ट एयर में, ज़्यादा ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। राइट, क्या मैं आगे चलूं? लीजिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक टेबल है जो कि मैंने आई थिंक सो एनसीईआरटी से ही कॉपी किया है। इस डाटा को याद नहीं करना, ठीक है, जो याद करना है वो मैं अलग से डिस्कस करूँगा, सिर्फ फील लेनी है। यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, सॉलिड से। सॉलिड्स में एल्युमिनियम को देखो, स्टील को देखो, ठीक है, इनकी यहाँ पे पूरे ये ब्रास को छोड़ के लगभग इन सभी के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लगभग 6000 मीटर पर सेकंड है। राइट बच्चों, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन टेम्परेचर व्हाइल डिस्कसिंग
स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, बिकॉज मीडियम चाहे सेम रहे, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो भी स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी। यानी कि गर्मियों में और सर्दियों में भी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हमारे अपने एटमॉस्फेयर में, हमारी अपनी एयर में भी, अर्थ के ऊपर भी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, वो बात अलग है कि हमें उससे आसपास बैठ के बातचीत करते हुए उसका कोई फर्क महसूस नहीं होता। राइट, मेरी बात समझ रहे हो? तो स्टील में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ग्लास, ग्लास में ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, फ्लिंट। ठीक है, ग्लास कई टाइप्स का होता है। ठीक है, दो ग्लासेस हम लोग कॉमनली डिस्कस करते हैं, फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास। ठीक है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है क्या? नहीं, तो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कौन से ग्लास है? दो नाम बोले मैंने, फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास। ठीक है, ये दो नाम होते हैं, फ्लिंट एंड क्राउन ग्लास। ठीक है, अब देखो ग्लास में स्पीड सिग्निफिकेंटली कम हो गई है, ऑलमोस्ट 4000 आ गई है। ये बात समझ रहे हो बच्चों? आगे चलते हैं, लिक्विड्स। लिक्विड्स में देखो ये वैल्यू लगभग 1000 से 1500 के बीच में आ गई है, ऐसा ही है। नो लेट अस कंपेयर दिस टू। मैं बार बार कह रहा हूँ डाटा याद नहीं करना, फीलिंग लेनी है, कंपैरिजन को याद करना है। अब बताओ भैया, अगर मैं मोटा मोटा सा कंपैरिजन करूं तो सॉलिड से लिक्विड्स में आते हुए स्पीड ऑफ साउंड कितनी रह गई है? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कम हो गई है, 4 to 6 टाइम्स कम हो गई है ना? यही हो रहा है ना बच्चों? तो सॉलिड से लिक्विड में आते आते 1/4 से 1/6 हो गई है। लेट अस डिस्कस इन गैसेस। गैसेस में मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एयर। एयर को रेफरेंस मान के चलते हैं। एयर में अब इसके मुकाबले में कितनी रह गई है? 1/4 के आसपास, जस्ट कंपैरिजन है। यानी कि अब एयर और इसको मैं कंपेयर करूं, सॉलिड्स को, एयर एंड सॉलिड्स को कंपेयर करो, लगभग 20 गुना फर्क पड़ गया है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। ठीक है, देखो एग्जैक्टली रेशियो लेने बैठ जाना, जस्ट हैव अ फील। यानी कि एयर से लगभग 20 गुना, 20 टाइम्स स्पीड बढ़ जाती है इन स्टील, इन मेटल्स, और एयर के मुकाबले में लगभग 3 से 4 टाइम्स साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है इन लिक्विड्स। ठीक है, हमें जो याद करना है अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो ये बात याद रखनी है, स्पीड ऑफ साउंड in air at 0 degrees Celsius is 331 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट ऑफ द बुक्स में 332 लिखा होता है, बट हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये 331 लिखा हुआ है, तो हम एग्जैक्ट यही 331 ही याद करेंगे। राइट बच्चों, वी विल जस्ट रिमेंबर 331। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलें आगे। 331 मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड विद 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो लगभग स्पीड ऑफ साउंड 0.61 बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एट 20 डिग्री सेल्सियस मैं स्पीड ऑफ साउंड देखना चाहता हूं, तो ये कितनी बढ़ जाएगी? डेल्टा सिंबल कब यूज़ करते हैं? चेंज के लिए। तो कितनी इंक्रीज कर जाएगी? 1 डिग्री से ये बढ़ती है 0.61, तो 20 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग ये ऐसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हाउ मच इज दिस? 12.2 इफ आई एम राइट, यही हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 331 प्लस 12.2 विच इज इक्वल टू 343.2 मीटर पर सेकेंड। राइट बच्चों, तो आपको फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाती है बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में ये वैल्यू मेंशन की गई है, ये वैल्यू मेंशन की गई है, और यहाँ पर इस टेबल में विच इज़ आल्सो टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, उसमें वैल्यू कौन सी मेंशन की गई है, 346 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इज इट फाइन विद एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोनिक बूम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है बेटा? इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में। सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? देखो बेटा, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा हो, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि फिल्मों में या किसी सीरियल में या कार्टून्स में, ठीक है, कि एक ट्री के ऊपर बर्ड्स बैठे हुए हैं, एक हंटर आता है, निशाना लगाता है, फायर, ठीक है, जिस बर्ड पे निशाना लगाता है वो तो नीचे गिर जाता है और बाकी सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं। ठीक है, अभी ये बेचारे उस बर्ड का क्या कसूर था, उसको आवाज़ नहीं सुनी, बाकी सारे उड़ लिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? लॉजिक इज स्पीड ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो सभी बर्ड्स गोली चलने की आवाज़ बाद में ही सुनते हैं, ठीक है, बट वो उड़ जाते हैं डर के मारे में, बट उससे पहले उस बर्ड को वो पहले ही हिट कर चुकी होती है। यानी कि बर्ड तक साउंड बाद में पहुंचती है, गोली चलने की आवाज़ बाद में आती है, गोली पहले पहुंच जाती है। तो गोली की स्पीड क्या हुई? सुपर सोनिक हुई। ठीक है, आम जिंदगी में बच्चों हम दो ही चीज़ों के बारे में जो सुपरसोनिक स्पीड्स की बात करते हैं, एक तो बुलेट्स, दूसरी आप कह सकते हो ये सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट्स या मिसाइल्स वगैरह। ठीक है, इनकी बात आप करते हो, इनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। क्लियर है बच्चों? अब यही मैंने डिस्कस किया, व्हाट इज सुपरसोनिक स्पीड? स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज सुपरसोनिक स्पीड। एंड व्हाट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड? क्या लिखोगे? बुलेट्स एंड जेट एयरप्लेन्स, ठीक है, फाइटर प्लेन्स, ये ट्रेवल करते हैं एट दिस स्पीड। क्लियर? इज इट फाइन? अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी हाई स्पीड पे कोई इशू आता है? आंसर है यस, इशू आता है। क्या बन जाता है? सोनिक बूम। आप इस GIF में देखो, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक जेट प्लेन उड़ रहा है और इसके पीछे एक बूम सा आपको ये सोनिक बूम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है, ये बहुत सारी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ये इतनी ज़बरदस्त हो सकती है कि ये कार के शीशे, किसी घर में विंडो पेन्स को तोड़ दे, इनफैक्ट ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट कर सकती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी वाली यहाँ पे ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। देखो ये पीछे की तरफ क्यों है? क्योंकि प्लेन की स्पीड तो ज़्यादा है, साउंड से ज़्यादा है, तो प्लेन तो भैया आगे निकल गया, साउंड तो उसके पीछे रह गई है। बात समझ रहे हो? और अभी कभी आपने सुना हो कि एक फाइटर प्लेन है जिसकी स्पीड है 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, ऐसा सुना है कभी? आज गूगल अंकल से पूछना। ठीक है, क्या बोला मैंने शब्द? मैक, MACH। आपने मैक कहीं और पढ़ा होगा शायद, कहीं पेन पुन भी नाम आते हैं शायद, मेरे ख्याल से वो आते हैं, शेविंग ब्लेड्स आते हैं जिलेट के, उनका नाम होता है मैक 3 ऐसे। ठीक है, तो गर्ल्स को तो उनके बारे में नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स बॉयज़ भी आप में से कम ही यूज़ कर रहे होंगे। तो मैक का मतलब होता है इन कंपैरिजन विद द स्पीड ऑफ साउंड। अगर मैं कहता हूँ कि एरोप्लेन की स्पीड या जेट प्लेन की स्पीड 3 मैक है, इट मीन्स दैट इट इज़ 3 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जब मिसाइल्स बनाई जाती हैं ना बेटा, तो वहाँ पर जो है
उनके नाम भी इसी तरह से दिए जाते हैं कि कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक के बाद इसके बाद एक टर्म आती है अल्ट्रासोनिक मिसाइल्स, कुछ ऐसे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो जितने टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड बढ़ती चली जाती है, उसके हिसाब से हम मिसाइल्स के नाम भी चेंज करते जाते हैं। ठीक है, तो आज कोशिश करना है ये ढूंढने की कि आपको ये चेक करना कि इंडिया की कौन सी मिसाइल्स हैं सुपरसोनिक हैं, कौन सी मिसाइल्स अल्ट्रासोनिक हैं, या कुछ और नाम वाली साउंड्स मिसाइल्स हैं। ठीक है, फाइंड दैट, दिस शुड बी योर एक्टिविटी। चलिए, तो यहाँ पर हम सोनिक बूम की बात कर रहे हैं। सोनिक बूम में बेसिकली हो क्या रहा है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, अब शॉक वेव्स एग्जैक्टली ज़्यादा गहराई में मत जाना। ठीक है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करती हैं। शॉक वेव्स पैदा कहाँ से होती हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा साउंड से ट्रेवल कर रहा है। शॉक वेव कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स इन एयर। ठीक है, कौन सी वेव्स, शॉक वेव्स। ठीक है, जो पीछे आप वेव्स ही देख रहे थे, जो बूम देख रहे थे, ठीक है, वो बेसिकली शॉक वेव्स ही थी। ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव्स प्रोड्यूसेस ए वेरी शार्प एंड लाउड साउंड विच इज़ नोन एज सोनिक बूम। इस सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है, बोलो भाई, शॉक वेव्स पैदा होती हैं। उन शॉक वेव्स में बहुत तीखी और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ पैदा होती है। इस तीखी और ऊंची आवाज़ को ही हम सोनिक बूम कहते हैं। ये इतनी एनर्जी कैरी करती है कि ये किसी विंडो के ग्लास को शटर कर सकती है और इवन किसी बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकती है। यही वजह है कि जो फाइटर प्लेन्स हैं वो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं उड़ाए जाते। ठीक है, या तो बहुत हाइट पे होंगे ताकि शॉक वेव्स का इफेक्ट नहीं, बहुत नीचे बहुत ज़्यादा स्पीड से उनको उड़ाना समझदारी नहीं होगी। बात समझ रहे हो बच्चों मेरी? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, सोनिक बूम्स के बारे में आप लोग चाहो तो एक बार अपनी एनसीईआरटी वगैरह से भी पढ़ लेना। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन तो आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ रखा है। आपने लाइट की रिफ्लेक्शन पढ़ी है, एग्री विद मी? लाइट की रिफ्लेक्शन में आप क्या कहते हो, आप एक प्लेन मिरर लेते हो, जिस तरफ ये शेड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। इधर स्मूथ सरफेस है, लाइट आप इस तरफ से इंसिडेंट करते हो, लाइट सरफेस के साथ टकराती है और फिर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। ऐसा ही होता है। आप इसे क्या कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या कहते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रे को आप क्या कहते हो, इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसे आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्टेड रे। राइट बच्चों, मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हैं, है ना? अब यही सेम कंसेप्ट साउंड भी शो करती है। साउंड को रिफ्लेक्ट होने के लिए बेटा मिरर की ज़रूरत नहीं है, ये सॉलिड सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है और लिक्विड के सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन्स अब मैं अगर इस दीवार की तरफ मुंह करके बोलूं, किसी दीवार की तरफ मुंह करके बोलूं, तो दीवार के साथ टकरा के ये रिफ्लेक्ट होके वापस बैक आएगी। ठीक है, तो ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। मीन्स अब मैं अगर इस एग्जाम्पल में एक लूँ दीवार और दीवार की तरफ एक साउंड वेव को भेजूं, ठीक है, दीवार की तरफ अगर हम एक साउंड वेव को भेजते हैं तो ये मान लीजिए आपके पास स्पीकर है, ठीक है, यहाँ से आप साउंड वेव्स को भेज रहे हो, राइट? तो ये तो बच्चों सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने के लिए एनिमेशन टाइप है। ठीक है, अब यहाँ से साउंड वेव्स टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस आएगी। तो अब ये जाते, मान लो ये इस डायरेक्शन में गई तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आई, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे।
यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू आर। ये जो इंसिडेंट साउंड वेव होगी और ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक वाटर सरफेस लूँ, मान लीजिए एक पॉन्ड है या एक वाटर सरफेस है, ठीक है। आप लोग मान लो स्कूबा डाइविंग के लिए गए, ठीक है। पॉन्ड में स्कूबा डाइविंग के लिए नहीं जाओगे, खैर आप मान लो जी कहाँ गए, घूमने गए हो, केरला गए हो, केरला में वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करवाते हैं, ठीक है। या आपको स्विमिंग करनी आती है, आप पूरा सांस रोक के पानी के अंदर हो, ठीक है। ऐसा मान लो किसको आती है स्विमिंग, काफ़ी लोगों को आती है, ग्रेट, बढ़िया। तो आप लोगों को स्विमिंग आती है, यही है सिचुएशन, आप पूरी तरह से पानी के अंदर हो। ऊपर से भैया कोई आपको आवाज़ मार रहा है, बस कर अब घर भी जाना है, आजा बाहर, ठीक है। तो वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, ना के बराबर सुनाई देगी, बल्कि मैं कहूँगा सुनाई ही नहीं देती। कारण क्या है कि जो साउंड वेव आपका जो भी दोस्त है, आपके पेरेंट्स है, वो पैदा कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ साउंड विल गेट रिफ्लेक्ट बैक, ये वापिस एयर में आ जाएगी। इसका बहुत ही थोड़ा सा जो अमाउंट है, थोड़ी सी एनर्जी है, वो वाटर के अंदर जाएगी। अब जब एनर्जी अंदर जाएगी नहीं तो सुनाई क्या देगा, माऊ, ठीक है भाई। तो यानी कि वाटर सरफेस से, यानी कि लिक्विड से भी जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी आप इस वेव को इंसिडेंट वेव, यहाँ पर रे की जगह क्या बोल लो, इंसिडेंट वेव IW, इसको आप क्या बोलो, रिफ्लेक्टेड वेव। साउंड वेव की बात हो रही है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है बच्चों। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको क्लियर है। मैं इस एक्टिविटी को क्लास में करवाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं 2 पाइप्स ही अरेंज नहीं कर पाया आज, ठीक है। नहीं तो हम लोग इस एक्टिविटी को क्लास में ट्राई कर सकते थे, आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हो, वो मुझे पता है कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमको क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 पाइप्स लेनी है, एक पाइप की पोजीशन फिक्स कर देनी है, उसके सामने घड़ी रखनी है। घड़ी हमारे पास होती नहीं है आजकल टिक टिक वाली, तो मोबाइल से टिक टिक ऑन करके रख देंगे, ठीक है, गाना लगा के रख देंगे थोड़ी सी आवाज़ से, ठीक है। और दूसरी तरफ से पाइप आपको फ्री दे देनी है, इसको हिलाते रहो और देखो आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट पॉइंट। बात समझ रहे हो। तो नेचुरली साउंड वेव यहाँ से जा रही हैं, ये यहाँ से इस सॉलिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापिस आ रही हैं। तो हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव कर सकते हैं कि इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। इस केस में, साउंड के केस में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है बच्चों। साउंड के केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। क्या ये सबको क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? लीजिए, तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट इको। इको क्या है बेटा? इको इज जस्ट रिफ्लेक्शन, बट उसमें साउंड वापिस आप तक पहुंच रही है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि साउंड आप तक वापिस आए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि भैया आपने इस तरफ आवाज़ भेजी, ठीक है, ये इस सॉलिड सरफेस से टकराई, टकराने के बाद इस तरफ चली गई, तो ये आवाज़ आप तक वापस नहीं आई, तो ये आपको इको प्रोड्यूस नहीं करवाएगी। इको कब क्या है? इको क्या है? अगर एक ही आवाज़ घूम घूम के फिर से आपके पास वापस आती है, ठीक है। आपने मान लो फिल्मों में देखा होगा या खुद भी कभी किया होगा, पहाड़ों पे गए, ठीक है, एक पीक पे खड़े हो गए, जाके वहाँ से क्लाउड की तरफ मुँह करके चिल्लाए, अपना नाम बोला, ठीक है, और वो आवाज़ टकरा के वापस आई, 2 बार 3 बार सुनाई दी, और हर बार आते आते उसकी एनर्जी भी कम होती जाती है, आवाज़ की जो लाउडनेस है वो कम होती चली जाती है। ये जो आवाज़ का बार बार सुनाई देना है, इसी को बच्चों हम इको कहते हैं। बट इको के पीछे की फिजिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, हम जो आवाज़ सुनते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कान में घुसते ही गायब हो जाती है। ये हमारे कान में लगभग 0.1 सेकंड के लिए रहती है, ठीक है। अब मान लो कि 2 आवाज़ें आ रही हैं,
और दो आवाज़ों के बीच में जो गैप है वो 0.1 सेकेंड से कम है। दो साउंड्स के बीच में गैप 0.1 सेकेंड से कम है, तो आपको वो दो आवाज़ें अलग अलग सुनाई नहीं देंगी, वो आपको कॉन्टिन्यूस सुनाई देंगी। बात समझ रहे हो? जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो एक शब्द से दूसरे शब्द में जाने में थोड़ा सा गैप रखता हूँ, ठीक है, ताकि वो दोनों शब्द आपको अलग अलग सुनाई दें, आप उनका सही से मीनिंग इंटरप्रेट करो। अगर वो मैं लगातार ही बिना शब्दों में गैप डाले बोलता चला जाऊंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। इसकी बेहतरीन एग्जांपल होती है फ़ैन जब घूमता है। मैं साउंड में नहीं, लाइट में बात कर रहा हूँ। जब फ़ैन घूमता है तो फ़ैन के 3 ब्लेड्स दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको एक डिस्क सी दिखाई देती है, राइट। वजह क्या है कि फ़ैन की इमेज आपकी आंख पे, रेटिना पे बनती है। इससे पहले कि वो इमेज गैप हो अगली इमेज बन जाती है, फिर उससे पहले कि वो गैप हो अगली इमेज बन जाती है। यानी कि यूर रेटिना हैज़ मल्टीपल इमेजेस ऑफ दीज 3 ब्लेड्स, सो बिकॉज ऑफ दैट यू जस्ट फील दैट देयर इज अ डिस्क, रोटेटिंग डिस्क, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। सेम कंसेप्ट इज विद साउंड आल्सो, कि 0.1 सेकेंड से अगर कम टाइम के बीच में दो साउंड्स आती हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश दो साउंड्स, ठीक है। यू विल फील दैट दीज आर नॉट टू साउंड्स बट अ सिंगल साउंड। बट इको में क्या होता है कि दो साउंड्स आ रही हैं बट उनके बीच का गैप कितना है? 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है, तब आपको वो दो आवाज़ें अलग अलग सुनाई देंगी, ठीक है। इसको और बढ़िया से समझते हैं। मान लीजिए हम एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, ठीक है। इस छोटे से कमरे में भी अभी रिफ्लेक्शन हो रही है। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये साउंड दीवारों से टकरा के हो सकता है 2-3 बार भी आपके कान तक पहुँच रही हो, बट इस बार उस आवाज़ के पहुँचने का टाइम इतना कम है कि आपको इको महसूस नहीं होती। इसके अगेंस्ट अगर आप बड़े हॉल में चले जाओ, ठीक है, मान लीजिए कि शादी पे आप गए हो, ठीक है, बैंक्वेट हॉल में आप गए, खाली हॉल पड़ा हुआ था, सबसे पहले पहुंच के जल्दी वापस आना है, ये सोच के जल्दी जाते हैं जल्दी वापस आते हैं, वहाँ पे आके देखा कोई गेस्ट ही नहीं है, हम ही पहले पहुँचे हैं। कभी ना कभी सबके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, डीजे डूजे वाले पहले चला देते हैं, तब इको प्रोड्यूस होती है, तब वो साउंड प्लीजिंग नहीं लगती, तब म्यूज़िक हमें अच्छा नहीं लगता। वी जस्ट हैव ए टेंडेंसी टू लीव द हॉल एंड कम इन ओपन, ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इको सुनाई देती है, ठीक है। बड़े हॉल में आपको इको सुनाई देगी, क्यों? बड़े हॉल में जो साउंड जा रही है टकरा के वापिस आ रही है, उसका टाइम 0.1 सेकेंड से बढ़ जाएगा। जब टाइम बढ़ गया तो आपको वही आवाज़ कई बार सुनाई देगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आपको सुनाई देंगी, तो वो आपको क्या महसूस होगा? इको। इसको बेहतर ढंग से समझते हैं कि इको का कंसेप्ट क्या है। देखो, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि हमारे जो इसको जो है ना 0.1 सेकेंड, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, कितनी देर के लिए साउंड हमारे कान में परसिस्ट करती है, दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। इसके लिए टाइम कितना होता है? 0.1 सेकेंड। क्लियर? तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि अगर हमें इको सुननी है तो कम से कम उनके बीच का गैप, साउंड के बीच, पहली और दूसरी साउंड के बीच का गैप कम से कम कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक रूम का या ऑब्स्टेकल का, ताकि आपको इको सुनाई दे। What should be the minimum distance to listen to echo? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि आप शादी वाले एक हॉल में गए हो और यहाँ पे आप खड़े हो और खुद ही आवाज़ लगा रहे हो, अपना नाम ले रहे हो, ठीक है। और अपना नाम ले रहे हो, आपने एक आवाज़ निकाली या क्लैप किया, साउंड आगे गई और साउंड इस दीवार से टकरा के वापस आ गई, ठीक है। हम कम से कम कितना टाइम चाहते हैं? 0.1 सेकेंड। चलिए मान लीजिए कि जो इस समय स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। शायद हमने 343 लिखी थी, तो जस्ट
एक आइडिया है, वो वैल्यू आप न्यूमेरिकल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। स्पीड ऑफ साउंड एट दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप अभी रूम में हो वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब साउंड आपने यहाँ से पैदा की, क्लैप किया 0 सेकेंड पे, तो आप चाहते हो साउंड कितनी देर बाद वापस आए, 0.1 सेकेंड पे। साउंड x डिस्टेंस आगे जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद x डिस्टेंस वापस आएगी। साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा। और टाइम टेकन कितना हो गया बच्चों, 0.1 सेकेंड। जाने और आने का मिला के टोटल टाइम हो गया 0.1 सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 2x, टाइम टेकन कितना है, 0.1, स्पीड कितनी है बच्चों, 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप लोग x को एक तरफ रख लोगे और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, तो ये 34/2 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 17 मीटर। यानी कि इस ऑब्स्टेकल या इस रूम का कम से कम साइज 17 मीटर होना चाहिए ताकि आपको इको सुनाई दे। अगर इससे कम टाइम है तो इको सुनाई देने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है अभी भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद आपको इको सुनाई दे दे, बट हम थ्योरी में तो वैसा डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप रूम में खड़े हो, आपने एक दीवार की तरफ बोला, पहली दीवार से टकराई, फिर दूसरी दीवार से टकराई, फिर तीसरी दीवार से टकराई, फिर आपके पास आ गई। तो उसने एक्चुअल रूम छोटा था बट फिर भी बहुत सारी अलग अलग दीवारों से टकराने के बाद आवाज़ आप तक पहुंची और टाइम 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा लग गया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इको। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद साउंड इन नेक्स्ट लेक्चर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।